मेघा चाय का कप लेकर अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास अनीता को चाय देते हुए कहती है। माँ जी चाय ले लो, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। बहू, जितने धीरे तू बोलती है ना, इतनी देर में तो चाय भी ठंडी हो चुकी होगी। तू इतने धीरे क्यों बोलती है? और तेरे मायके में भी सब ऐसे ही धीरे धीरे बातें करते थे क्या? बहू, हमारे घर में कोई बात नहीं करता है। तू भी ठीक से बोलने की आदत डाल ले। इतनी धीरे धीरे बोलती है जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया की हो। माँ जी मैं तो इसी दुनिया की हूँ, लेकिन आप बताइए ना, आप कौन सी दुनिया की हैं जो आपको मैं दुनिया में ही नहीं लगती हूँ। मेरे मायके में सब ऐसे ही धीरे धीरे बोलते थे और धीरे धीरे बोलने में कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि दुनिया में सभी को धीरे बोलना चाहिए। अगर सब धीरे बोलेंगे, धीरे बात करेंगे तो किसी की किसी से लड़ाई ही नहीं होगी। जब किसी की लड़ाई नहीं होगी तो फिर सारे शांति से रहेंगे और प्यार से रहेंगे। तो अब आप खुद बताओ कि धीरे धीरे बात करने में फायदा है या जोर जोर से बोलने में फायदा है, जिसपे आप इतनी लड़ाई कर रही हैं। बहू, मुझे तो नींद आ गई तेरी बात सुनकर। एक तो वैसे ही तू इतनी धीरे धीरे बोलती है, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। अरे तू थकी नहीं क्या? 1 घंटे से तो एक ही बात बोल रही है। अब जाकर पानी पी ले, थक गई होगी तू बोल बोल कर। तू बोले तो मैं ही तेरे लिए नींबू पानी बना दूं। अरे बहू, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कोई तुझे उल्टा कुछ बोल कर चला गया, तू तो बस धीरे धीरे बोलती ही रह जाइयो, और वो 2 थप्पड़ भी लगा के चले जाएगा तुझे। तू फिर भी धीरे धीरे ही बोलती रह जाइयो। बहू, इतना धीरे धीरे मत बोला कर। और एक तो तेरे मायके वाले भी इतने धीरे धीरे बोलते हैं। देखा था शादी में कितना कलेश हुआ था इसकी वजह से। याद है मुझे, शादी में कितना कलेश हुआ था, लेकिन उसमें हमारी गलती कैसे हुई? हमने तो सब कुछ सही किया था। फिर भी बारात में आए कुछ बारातियों को खाना अच्छा नहीं लगा और बुराई करने लगे। इसमें हमारी थोड़ी ना गलती थी। आपको भी तो बारातियों को समझाना चाहिए था कि किसी की बेटी की शादी में जा रहे हो तो तमीज से रहे, किसी चीज की बुराई ना करे। मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए एक एक पैसा जमा किया था। मुझे धीरे बोलने वाली बहू तो चल जाएगी, लेकिन मुझे कम दिमाग वाली बहू बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अरे बहू, एक बात बता, बारात में जो भी लोग आए थे वो क्या सारे मेरे घर से ही थे? आस पड़ोस के लोग भी थे, सुमित के दोस्त थे, सब लोग आए हुए थे। अरे अब क्या मैं बारातियों को बताती रहूं कि ये लोग धीरे बात नहीं कर रहे हैं, ये वो कुछ भी मैं बताती रहूं क्या? अब चाय ठंडी हो गई है, इसे लेकर जा वापस और गरम करके लेकर आ। अपनी सास के कहने के बाद मेघा चाय बनाने चली जाती है। मेघा काफी धीरे धीरे बोलती थी और इस वजह से मेघा का हर कोई मजाक बनाता रहता था। लेकिन मेघा को किसी के मजाक बनाने से कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अनीता भी अपनी बहू से काफी खुश थी तो कभी दुखी रहती थी। कुछ दिनों बाद अनीता की पड़ोसन विमला आती है और वो बोलती है, अरे मेघा बहू कहाँ है? जल्दी बाहर आ, तेरी सास की लड़ाई हो गई है। जल्दी आ जा, वरना तेरी सास को कोई ना कोई मार कर चला जाएगा। बहू कहाँ है? क्या हुआ आंटी जी? बाहर क्या हो रहा है? मेरी सास को कोई क्यों मारेगा? मेरी सास तो इतनी अच्छी है, मोहल्ले वालों को इतने अच्छे से जानती है, किसी से लड़ाई नहीं करती है। आंटी जी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ है बाहर? अरे बहू, धीरे धीरे बोलती रहेगी, ये चलेगी भी कि तेरी सास ने क्या बोल दिया ऐसा? अरे बहू, यहाँ पर धीरे धीरे बोलने का वक्त नहीं है। तेरी सास वहाँ पर गालियाँ सुन रही होगी, जल्दी चल। अरे आंटी जी, जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं कि आखिर हुआ क्या है, मुझे पता कैसे चलेगा? और मैं क्या ही कर लूंगी, मैं यहीं पर हूँ। पहले मुझे बता दीजिए कि बाहर हो क्या रहा है, जब जाकर मैं माँ जी को संभालूंगी ना। मेघा के सवाल जवाब ही नहीं खत्म हो रहे थे कि तभी वहाँ अनीता आती है और सोफे पर बैठ जाती है। अनीता को देखकर मेघा कहती है, क्या हुआ? आप इतना हाँफ क्यों रही हैं? और आंटी बता ही नहीं रही थी कि आपके बाहर किससे लड़ाई हो गई? क्या हुआ था माँ जी, मुझे बताओ ना। किसी ने कुछ कहा क्या आपको? मैं तो आंटी जी से बोल ही रही थी, लेकिन वो है कि मुझे बताने को राजी ही नहीं थी कि आखिर बाहर हुआ क्या है। हाँ हाँ बहू, तू तो मत ही कुछ बोल। तूने जो पड़ोसन राधा के घर में पानी फेंका था ना कल सुबह छत पे, उसी के वजह से ये मुझसे लड़ने आई थी। मैं तुझे कितनी आवाज लगा रही थी, लेकिन तू तो सुन ही नहीं रही थी। अरे जब उसका पूरा परिवार मुझसे लड़ने आ गया तो तू यहाँ विमला से पूछ रही है कि क्यों मेरी सास को कोई कुछ कह रहा है। अरे बहू, तू धीरे धीरे बोलती है कि तब तक कोई तेरे परिवार को नुकसान ही पहुंचा कर चला जाएगा, इसलिए मैं कहती हूँ इतना भी धीरे धीरे बोलना ठीक नहीं होता है। देख लिया ना अब। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है?
अरे वो ना पानी बच गया था तो मैंने उनकी छत पे फेंक दिया। उनकी छत पे भी तो गंदगी हो रही थी ना, मुझे क्या पता था कि राधा आंटी लड़ने आ जाएंगी। और इसमें मेरे धीरे बोलने से क्या गलती है मेरी? लड़ाई तो आप कर रही थी ना, उसमें तो आपकी गलती है, इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ अनीता, मैं तेरी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं कितनी देर से बोल रही हूँ उसे कि चल बाहर, तेरी सास की लड़ाई हो रही है, और तेरी बहू मुझसे धीरे धीरे पूछ रही है कि क्या हुआ है माँ जी को, किसने क्या कह दिया। कसम से तेरी बहू पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अब। अगर तेरी बहू को मैंने कुछ बोल दिया ना तो मुझे मत कहिए तू। इतना सब हो जाने के बाद भी मेघा को ऐसा लगता ही नहीं है कि उसकी गलती है। वो अब भी धीरे धीरे ही बोलती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीता अपनी बहू से परेशान होती जा रही थी। उसके धीरे बोलने वाली आदत की वजह से कई बार बहुत दिक्कत होती है। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने तुझे बताया था कि मेरी बहन के बेटे की शादी है तो मुझे वहाँ पर जाना है। मैं जब तक वहाँ जा रही हूँ तब तक तू पूरा घर संभाल कर रखियो, और प्लीज मुझे एक बार भी कहीं से कुछ सुनने को ना मिल जाए कि कहीं तू कुछ करके बैठ गई है। तेरे धीरे धीरे बोलने के चक्कर में मुझे कुछ सुनना ना पड़े। माँ जी आप क्यों डरती रहती हैं? अरे कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगी। अगर मैं धीरे बोलती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बेवकूफ हूँ। बहू, इसी बात की तो चिंता है कि तू धीरे धीरे तो बोलती है, ऊपर से बहुत ज्यादा बेवकूफी भी करती है। आज तक मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ और मैं परेशान हो गई तुझसे, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ शादी में, और अब से तुझे ही घर संभालना है। अनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मेघा भी अकेले अब घर संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद सुमित की तबीयत खराब हो जाती है। उसे देखकर मेघा कहती है, क्या हुआ सुमित, तुम ठीक तो हो ना? मेघा बस धीरे धीरे पूछ रही थी कि तभी सुमित की ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन उसी समय वहाँ अनीता आ जाती है और सुमित को ऐसी हालत में देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर सुमित का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर सबको बताते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ आप इन्हें समय पे ले आए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो शायद इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इनको दिल का दौरा आया था। क्या दिल का दौरा? बहू देख लिया ना, तेरे धीरे बोलने की वजह से शायद आज मेरे बेटे की जान चली जाती। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है इसी बात के लिए, लेकिन कभी भी तूने मेरी बात समझी नहीं ना। आज देख रही है ना मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, और ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। हाँ माँ जी आप सही कह रही हो, ये सब मेरी गलती है। आज मुझे अपनी गलती समझ आ गई, मैं आगे से कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मेघा को अपनी गलती समझ आती है, जिसके बाद वो कभी भी धीरे नहीं बोलती। मनोरमा मुंबई में अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम प्राची और कविता था। मनोरमा की दोनों बहू रसोई के काम में बड़ी ही होनहार थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन जब मनोरमा अपनी बहुओं के साथ बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला उनके घर मिठाई का डब्बा देते हुए उनसे कहती है, ये लीजिए मनोरमा बहन जी, आज ये डब्बा आप पूरा रखिए अपने पास। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे कोई भी कुछ भी कह दे, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानने वाली। बड़ी अच्छी बात है आपकी कमला जी। अगर आज आप इतने खुश हैं, तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा ही ऐसे खुश रहे। कितनी अच्छी हो आप, कितना सोचती हो दूसरों के बारे में। काश इस दुनिया में आपके जैसे हर कोई होता। दूसरों को कहने से पहले आप अगर खुद को बदल ले, वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और बताइए, कब से खुद पर बदलाव ला रही हो आप? अरे मनोरमा बहन जी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? आपको पता है मैंने आपको मिठाई का डब्बा क्यों दिया? मुझे कैसे मालूम होगा? आपने मुझे मिठाई का पूरा डब्बा क्यों और किस लिए दिया? अब आप ही बता दीजिए, आपने क्यों दिया ये मिठाई का डब्बा? मनोरमा बहन जी, मेरा बेटा पुलिस बन गया है। उसने परीक्षा पास कर ली है। उसको अब ड्यूटी ज्वाइन करनी है। बस उसके बाद पूरा कानून अपनी मुट्ठी में। जो भी पंगा लेगा वो जेल में जाएगा। जैसे कमला अपने बेटे की बड़ी बढ़ाई करती है, तभी मनोरमा की छोटी बहू प्राची कहती है, अच्छा कमला चाची, आपका बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है, वो किसी को भी बिना मतलब के पकड़कर जेल में डाल देगा। वाह क्या बात है। अरे नहीं बहू, ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तू गलत समझ रही है मेरी बातों को। मनोरमा बहन जी, समझाइए आपकी घर की बहू को।
सही तो बोल रही है। आपने जैसे कहा, अगर कोई आपसे पंगा लेगा तो जेल की हवा खाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपका बेटा बड़ा अफसर बन गया है, इसीलिए अब आप अपनी मनमर्जी करोगे। हाय, क्या बात कर रही हो मनोरमा बहन जी। मैं मानती हूँ मैंने ऐसा बोला, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। बस खुशी के चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया। माफ कीजिएगा कमला जी, हम आपसे मजाक कर रहे थे, देखना चाहते थे कि आप कितना सच बोलती हो। वो क्या है ना, बेटे की कामयाबी से माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, ये बात तो आपने सही कही है। अपने बच्चे की कामयाबी से ही हमारा जीवन खुश है। कमला की खुशी देखकर मनोरमा भी बहुत खुश होती है। तो वहीं मनोरमा की बड़ी बहू गुमसुम थी। तभी मनोरमा और प्राची उसे उदास देखकर कविता से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों क्यों उदास हो? कुछ नहीं, बस कमला चाची की खुशी देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही खुश हो गई थी जब मुझे कानून की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन मिल गया था। क्या तूने कानून की पढ़ाई कर रखी है? लेकिन तेरे माता पिता ने हमें तेरी पढ़ाई की बात कभी नहीं बताई। ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण छुपाना पड़ा? वो क्या है ना माँ जी, जितने भी लड़के मुझे देखने आया करते थे वो मेरी पढ़ाई का नाम सुनकर भाग जाया करते थे, इसलिए आप सभी को नहीं बताया गया। अगर आपको बताते तो शायद आप भी रिश्ता तोड़कर चले जाते। अरे नहीं बहू, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ तू अपनी कानून की पढ़ाई करके आगे बढ़े। लेकिन माँ जी, कानून की पढ़ाई करने में बहुत खर्चे होते हैं, इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? और अगर ससुर जी ने पूछा तो हम क्या कहेंगे पैसों के बारे में? ये सारी बातें मत सोच, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उसी से तेरी कानून की पढ़ाई करवाऊंगी। बस समय का इंतजार है। जा खाना बना ले, वरना तेरा भूखा थका हुआ पति आएगा और खाना नहीं मिला तो गुस्सा करेगा। कविता खाना बनाते हुए मनोरमा की बातें सोचती है और मन ही मन मुस्कुराती है। अब उसे आगे की पढ़ाई करने से उसकी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने कहा था मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने में मदद करेंगी। माँ जी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, कब से जाऊँ? बहू, अभी तू नहीं जा सकती। ऐसा कर, कुछ दिनों बाद चली जाना। वो क्या है ना, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। तू घर की बड़ी बहू है, अगर तू ही घर पर नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी, मैंने पूरे घर का काम कर दिया है और खाने की पूरी तैयारी भी कर दी है। छोटी खुद बना लेगी। बहू, जब मैंने कह दिया है कि बाद में चली जाना अपने कानून की पढ़ाई करने, तो बस मान ले मेरी बात और जाकर रसोई संभाल। लेकिन माँ जी, आपने तो मेरा साथ देने की बात की थी, तो अब क्या हुआ? हाँ बहू, मैंने कहा था, लेकिन अभी मैंने मना भी तो नहीं किया है तुझे पढ़ने से। जब खाना बना ले सभी मेहमानों के लिए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। जा छोटी को भी बुलवा ले। कविता मनोरमा का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थी। जो सास कुछ दिन पहले साथ देने की बात कर रही थी, आज वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही। कविता भी अब रसोई में अपनी वकालत की किताब लेकर जाती है और खाना बनाते हुए पढ़ाई भी करती। तभी वहाँ प्राची आकर उससे कहती है, क्या हुआ कविता दीदी, आप कॉलेज नहीं गई? आपको माँ जी ने कहा था कॉलेज जाने के लिए, फिर क्या हुआ? क्या कहूँ प्राची, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ जी का वर्ताव अचानक से ऐसे कैसे बदल गया? अब तो वो मुझे कॉलेज जाने से भी मना कर रही हैं, जाने भी नहीं दे रही हैं। कुछ तो लफड़ा है कविता दीदी, वरना माँ जी इतनी खुश थी, अचानक से क्यों बदल गयी? किसी ने कुछ कह दिया क्या उन्हें, इसलिए शायद ऐसा कर रही हो? मुझे नहीं लगता प्राची ऐसा कुछ हुआ भी होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो माँ जी हमसे क्यों छुपाएंगे? शायद वही नहीं चाहती होंगी आप आगे की पढ़ाई करो या इस घर में वकील बनकर आओ। ऐसा करने से शायद घर की इज्जत चली जाएगी। अब कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहूंगी। सपने माँ जी ने दिखाया था, तो अब वो सपनों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो मुझे करनी ही है। हाँ, आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन आप जरूर पढ़ो और सबको दिखा दो कानून की पढ़ाई करने वाली बहू रसोई भी बहुत अच्छे से संभालती है। कविता अब रसोई का काम करते हुए कानून की पढ़ाई कर रही थी। जब भी उसे वक्त मिलता तो किताबें लेकर बैठ जाया करती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन कविता
अपनी सास मनोरमा से कहती है। माँ जी, आपने मुझे मना कर दिया था कानून की पढ़ाई करने से, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं परीक्षा लिखकर पास हो जाऊँ। मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपनी पढ़ाई की तो खुद को आशीर्वाद दो और जाओ परीक्षा देने। इसमें मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं चाहती हूँ मेरे आने वाली परीक्षा में आपका पूरा साथ हो। बहू है तू और मैं चाहती हूँ तू बहू जैसे रहा कर। ज्यादा कानून की पढ़ाई और कानून झाड़ा मत कर, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बड़ी आई कानून की पढ़ाई करने वाली, खाना बना ले, ये सब बकवास सपने देखने छोड़ दे। माँ जी, ये सपना भी तो आपने ही दिखाया था, वरना मैंने तो ये सपना कब का पीछे छोड़ दिया था। अगर उस दिन आपने मुझे पढ़ने के लिए ना कहा होता तो आज ये सपना भी मैं ना देख रही होती। कविता की बात सुनकर मनोरमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं जब कविता अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर वकील बन चुकी थी। कविता को कामयाब होता देखकर मनोरमा, प्राची और उसकी पड़ोसन सभी खुश थे। तभी कमला मनोरमा से कहती है, वाह, मान गए मनोरमा जी, आपकी बहू तो मेरे बेटे से भी ज्यादा कामयाब हो गई। आज आप कितनी खुश हो। खुशी बयां नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मेरी कानून की पढ़ाई करने वाली बहू ने आज तक रसोई के कामों में कोई कमी नहीं रखी, इसलिए मुझे आज अपनी बहू पर खुशी से ज्यादा गर्व हो रहा है। इतनी परेशानियां होने के बावजूद आज मेरी बहू कामयाब ही हो गई। आखिरकार मनोरमा की कानून की पढ़ाई करने वाली बहू रसोई में पढ़ाई करके कामयाब हो ही गई। अब मनोरमा अपनी बहू की वजह से अपना सर्व घर से उठाकर चला करती थी। लीजा अपने पति अर्जुन के साथ यूएसए में रहती थी। लीजा एक विदेशी लड़की थी जिसे अपना देश बहुत पसंद था, लेकिन उसे एक भारतीय लड़का पसंद आता है, इसीलिए उसने अर्जुन से विवाह कर लिया। ऐसे ही एक दिन अर्जुन को उसके घर से कॉल आता है और अर्जुन जल्दी से लीजा को लेकर भारत आता है। तभी रास्ते में लीजा कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हारा विलेज कितना ब्यूटीफुल है अर्जुन, मैं चाहते हैं मैं इधर ही रहे। हाउ वाज माय हिंदी हनी हनी? बहुत अच्छा है, लेकिन पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, वरना तुम्हें यहीं किसी होटल में रहना पड़ेगा। ओह नो, मुझे भी तुम्हारे घर के लोगों से मिलना है, मदर इन लॉ के साथ कुकिंग करना सीखना है मुझे। I have a lot to learn from them, अर्जुन। तो तुम्हें पहले पूरी तरह से इंडियन बनना पड़ेगा। ये जो तुमने पहना है ना, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो तुम मेरे गांव में, वहाँ सब लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे अगर तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओगी तो। Why have they never seen a girl like me? ऐसी बात नहीं है, लड़कियां तुम जैसी क्या तुमसे भी बहुत खूबसूरत देखी हैं। अगर तुम आधे अधूरे कपड़े पहन के घूमोगी तो कौन नहीं देखेगा तुम्हें। चलो अब कुछ कपड़े पहन लो, फिर चलते हैं गाँव की तरफ। तरफ क्यों चलना, सीधा गांव चलेंगे हम। ओके, फिर मेरा ससुराल कितना है? I mean, how far is my in-laws house? ज्यादा नहीं, बस 4 घंटे ही लगते हैं। बस तुम शॉपिंग करो और हम वहाँ से गांव के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन अपनी बीवी लीजा को शॉपिंग करवाता है और उसे अपने गांव धामपुर लेकर जाता है, जहां उसका इंतजार उसकी माँ, दादी, चाचा, चाची, बड़ा भाई, भाभी, छोटा भाई और छोटा सा भतीजा कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन अपने घर पहुंचता है तो उसको उसकी दादी गले से लगाकर कहती है, अरे मोरो लल्ला, आगो रे, कितो दुबलो पतलो होगो तू, तो को ई विदेशन खाए को ना दे तो का, जो इतो सूख के काटो होगो। अब तो को मैं अच्छे से घी खिलाऊंगी। हाँ, आजा मोरे लल्ला। अम्मा, हमको भी तनिक हमरा बचवा को गले लगाने दो। बहुत सालन से हम इका इंतजार करे थे, इको देखे खातिर मेरा लल्ला। बस बस होगो, अब चा खाना बना हमारे लल्ला के वास्ते, कितो सूख के काटो होगो है। और हाँ, जे विदेशनिया को भी हमारो घर का सब नियम कानून बता दो, ताकि कोनो गलती से भी गलती ना हो इका से। हाँ अम्मा जी, हम सब सिखा देंगे। चल बहू, तो को घर दिखाते हैं। का नहीं समझी? लेट्स शो यू द हाउस। ओह हाँ, ओके ओके, मुझे भी देखने हैं आपका हाउस। मैं आपका हाउस बहुत पहले से आना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। पता नहीं क्या हुआ जो आपके एक फोन कॉल ने इनको इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। ओह, अपनी बहुरिया को बोल, जरा अपना सुर नीचे करके बात करे। ये उसका विदेश ना है, हमारो घर है, उको हिया रहना है, तो अब आज पे लगाम लगाओ। जी अम्मा जी, हम समझा देंगे। चल बहू,
कमरे में चल, वहाँ अपने कपड़े चेंज कर लियो। कांता अपनी बहू लीसा को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसको सब कुछ बताती है। और ऐसे ही अगली सुबह 4 बजे कांता अपनी बहू लीसा को दरवाजा खटखटाते हुए बोलने लगती है। बहू उठ जा जल्दी, वरना सुबह हो जाएगी। कहाँ रे अर्जुन, सुनाई न दे तो को भी? कब से आवाज दिए जा रहे हैं? यस माँ जी, आई एम कमिंग। मैं तैयार हो रहे हैं, लेकिन इतना मॉर्निंग में किधर पे चलना है आप बताए नहीं मेरे को। अरे बहू, मेकअप की जरूरत ना है, जाना तो शौचालय को है। इतनों में भी का मेकअप करना है तो को? चल जल्दी, सूरज निकल जागो तो ढंग से पेट भी न साफ होगो। व्हाट? मैं समझा नहीं माँ जी, क्या बोले आप? एक बार फिर से बोलोगी? मेरा हिंदी थोड़ा खराब हैंगे ना। कोई बात नहीं, यहाँ रहते रहते सब सीख जाओगी। चल अब देर हो रही है। कांता लीसा को सुबह के 4 बजे उसे कहीं घुमाने नहीं बल्कि उसे गांव का ओपन टॉयलेट के लिए लेकर जा रही थी। ये सब देखकर लीसा वहीं से भाग जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास लीसा को गाय का दूध निकालने के लिए कहती है। लीसा अपनी सास से कहती है, हाँ जी, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं आते हैं और ना ही मैंने ये सब कभी किए हैं, और ये काऊ मिल्क मुझसे नहीं निकाला जाएगा। मुझे माफ करो, सॉरी। ठीक है, आज मत निकालो, लेकिन देखकर सिखा लो कैसे क्या होता है इस घर में। आखिरकार तुमको अब यहीं रहना है, ससुराल है तेरा, मायका नहीं बहू। माँ जी, मैं आप ही यहाँ क्यों आए हैं? आपकी बड़ी बहू वो भी आएगी ना मिल्क निकालने के लिए, क्योंकि मेरे तरह वो भी तो इस घर की बहू है। बहू बहुत भोली है रे तू। बहू, तुझे नहीं पता, ये जो बड़ी बहू है ना, वो तुम्हारी दादी सास की बहुत चहेती है, इसलिए वो आराम से 10 बजे सोकर उठती है और उसको चाय भी मैं ही देती हूँ। लेकिन क्यों माँ जी, वो चहेती हैं, ऐसा क्यों? आप भी तो चहेती हो सकता है ना, इतना डिफरेंट क्यों? बड़ी बहू ने भर भर कर अपने घर से दहेज ला कर दिया है ना दादी सास को, इसीलिए वो चहेती है। वैसे भी वो तुम्हारे बड़े चाचा की बहू है, हम कुछ नहीं बोल सकते उनके मामले में। ओह माय गॉड, ये तो गलत बात है माँ जी। मैं भी बाहर से आया है, सो उनको मेरे पे दया नहीं आता जो इतना काम करवा रहे हैं मुझसे। कांता और लीसा की बातें हो रही थी कि ऐसे ही सूरज निकल कर आता है। लीसा सबके लिए नाश्ता बनाती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब लीसा अपनी जॉइंट फैमिली से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कभी कोई तो कभी कोई उससे कुछ न कुछ काम करवाते रहता। एक दिन लीसा गुस्से में अपने पति अर्जुन से कहती है, इनफ इज इनफ। अब मैं तुम्हारी जॉइंट फैमिली से परेशान हो गए हैं। मुझसे अब नहीं किया जाता रोज रोज इतना ज्यादा काम। अगर पता होती कि तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाभी का राज है, तो कसम से माँ जी को भी यहाँ से लेकर चले जाते। क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो? मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ माँ से और दादी से भी कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद। दादी जी से मत पूछो, वो आपकी बड़ी भाभी का ही गुण गाने बैठ जाएंगी, जबकि वो इस घर में कोई काम नहीं करती। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ उसको चाय देने चाहती है जब वो सोकर उठती है। तो आखिर तुमने भी वही काम कर दिया ना, टिपिकल औरतों वाली। माँ को अगर तकलीफ होती है तो वो खुद नहीं बोल सकती थी। ठीक है, मैं दादी से जाकर पूछता हूँ। उन दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर कांता भी वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ अर्जुन, इतना चीख कर क्यों बात कर रहा है लीसा के साथ? पति है इसका, भगवान नहीं जो ऐसे चिल्लाए। तो माँ अपनी बहू को अच्छे से समझा दो, ये सब नॉर्मल बात है जॉइंट फैमिली की। कोई काम करता है तो कोई नहीं करता, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? लीसा बहू चल, बहुत काम है। तेरी जेठानी को भूख लग गई है, उसे खाना निकाल कर देना है। क्यों, भाभी खुद आकर खाना निकाल नहीं सकती क्या? जो लीजा का जाना जरूरी है, मैं बात कर रहा हूँ। भाभी और मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आप जाओ। हो माँ जी, आई एम ऑल्सो कमिंग, प्लीज स्टॉप। एंड आप अर्जुन जी, आप भी जाइए और खाना खाइए। अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी भाभी के बर्ताव के बारे में सुनकर, और दूसरी तरफ वहीं दिनेश सारी बातें छुप कर सुन लेता है और जाकर अपनी दादी को बताता है। और तभी विभूति यानी कि कांता की सास लीसा और कांता को बुलाकर उनसे कहती है, क्यों रे सास बहू की जोड़ी का प्लान बनाए रही हो हमरे बड़की बहुरिया के खिलाफ? हाँ, का बोले ऊ कोनो काम ना करते है, सारो काम तू की लोग करते हो का? ऊ का जितना दहेज लाए हो ना, जो रानी के जैसे होकर खानो खाए को। माँ जी भूल हो गो, माफ कर दो हमको।
और हमारी बहुरिया को आगे से सब कुछ ना होगो, हम बोल ले है। ना, जो हमारी बहुरिया का अपमान किए उसका भरपाई कौन करेगा? चलो माफी मांगो बहुरिया से। माफी वाली बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी माँ कांता उसका हाथ पकड़ कर कहती है, ना अम्मा जी, माफ कीजिए हमको, हमसे ना होगो, बहुरिया से माफी मांगने को, छोटी है हमसे। और हाँ, हमारी बहुरिया भी अपने ससुराल की जॉइंट फैमिली से तंग आ गई और हम भी अब बस अपने बेटे बहू को लेकर अलग हो रहे हैं। रहिए अब आप ही अपने जॉइंट फैमिली में और सेवा करिए अपनी बहुरिया का। राम राम जी। कांता अपने बहू और बेटे के साथ उस जॉइंट फैमिली से दूर कहीं और जगह रहने लगती है। लीसा भी अपनी सास और पति के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ दादी जी और बड़ी बहू की देखभाल अब वो खुद ही करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।